नमस्कार दोस्तों। हम लोग ये घटना चक्र का द्वारा निकाला गया यूजीसी नेट पेपर का सामान्य प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं जिसमें शिक्षण और शोध वृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये 25 सितंबर 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर है। पिछले हम लोग 21 के पेपर कुछ कर चुके हैं, तो आगामी जो नेट परीक्षा आने वाली है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को देखा जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, निम्नलिखित में से किसके संवर्धन में शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है? तो अनुशासित अभ्यास, स्थिर साहचर्य, तथ्यों में प्रेरणा और आलोचनात्मक चिंतन। तो अभ्यास होगा, लेकिन आलोचनात्मक चिंतन का जो रहता है ये शिक्षण में होता है ज़्यादा। प्रशिक्षण में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को डेवलप्ड किया जाता है, स्किल्स डेवलपमेंट टाइप कोर्स होता है। एक्सप्रेशन करते हैं, शिक्षण आमतौर पर सिद्धांतों का सार है, जबकि प्रशिक्षण व्यवहारिक और ठोस ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण हमें ज्ञान प्रदान करता है तथा सोच विकसित करने का कार्य करता है, जबकि प्रशिक्षण क्षमताओं का विकास करता है। लेकिन कुछ मामलों में दोनों में साम्यता देखने को मिलती है, जैसे अनुशासन दोनों से आता है, शिक्षण से भी आता है, प्रशिक्षण से भी आता है। सहयोग, भागीदारी, ये सब दोनों से आते हैं। किसी भी ग्रुप में जाओ ना, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, आपको ये अनुशासन, सहयोग, भागीदारी, आदेश, निर्देश, ये सब चीज़ें जो एक ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी होती हैं, ये सब आती हैं। इस प्रकार आलोचनात्मक चिंतन के संवर्धन में शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न हो जाता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोक में किन विधियों का संवाद परक माना जाता है? संवाद परक, प्रयोगशाला कार्य, प्रदर्शन, अनुशिक्षण, समूह चर्चा और परियोजना कार्य। तो इसमें से जो अनुशिक्षण और समूह चर्चा है, ग्रुप डिस्कशन हुआ, निरीक्षण हुआ, इन्हें संवाद परक माना जाता है। जबकि प्रदर्शन, प्रयोगशाला कार्य और कोई प्रोजेक्ट वगैरह ये संवाद परक नहीं माना जाता है, इसमें वार्तालाप नहीं होता है ना। क्या है? संवाद परक विधियां शिक्षण की वे विधियां हैं जिसके अंतर्गत शिक्षा के प्रति बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण रखा जाता है। यह मूलतः ज्ञान और समझ के ग्रहण और अनुप्रयोग की विधि है। पहले नंबर ग्रहण कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको अनुप्रयोग भी कर रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन में यही होता है, जो विद्यार्थियों में न केवल पाठ को आत्मसात करने के लिए बल्कि उससे जुड़ने के लिए भी प्रेरित करती है। संवाद परक शिक्षण प्रक्रिया विषय सामग्री को तकनीकी से बहुत सधे हुए तरीकों द्वारा अवगत कराती है, ताकि बच्चों को साधारण और अनोखा शिक्षण अनुभव दिया जा सके। इस प्रकार अनुशिक्षण और समूह चर्चा संवाद परक विधियों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें छात्र भागीदारी सर्वाधिक होती है। अगला है, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं। तो कौन से हैं? पाठों की स्पष्टता, जिसके अधिगमकर्ता के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। प्रश्न पूछना जिनमें तथ्य और अवधारणा आधारित प्रश्नों का समावेश हो। ऐसी पूछताछ जिसमें उत्तर प्राप्त करने एवं आग्रहण संबंधी चेष्टा हो। शिक्षक कार्य अभिविन्यास जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिट के निष्कर्षों पर केंद्रित हो। अधिगम प्रक्रिया में लगाना, जिससे विद्यार्थियों द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाले समय की समाविष्टि हो। तो इसमें से क्या हो जाएगा? पाठों की स्पष्टता जिसमें अधिगमकर्ता के विचार स्पष्ट किए जाते हों शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में। बिल्कुल। और इसके बाद शिक्षक कार्य अभिविन्यास जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिट के निष्कर्षों पर केंद्रित हो। अधिगम प्रक्रिया में लगना, जिसमें विद्यार्थी द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाले समय की समाविष्टि हो। ये शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। ठीक है। जबकि प्रश्न पूछना जिनमें तथ्य अवधारणा आधारित प्रश्नों का समावेश हो, या ऐसी पूछताछ जिसमें उत्तर प्राप्त करने में आग्रहण संबंधी चेष्टा हो, ये इसमें नहीं आते। क्या होता है? शिक्षण प्रभावशाली तब माना जाता है जब सिखाए गए ज्ञान का बालकों को बोध हो तथा इस बोध को भी अनुप्रयोग करें। पहले तो ज्ञान हो, फिर उसके बाद उसका अप्लाइड करें, तो माना जाता है। प्रभावशाली शिक्षण में बालक सक्रिय रहता है तथा अनुक्रिया व्यक्त करता है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में बहुत से कारकों का योगदान होता है, जैसे रुचिकर विषय का चुनाव, कक्षा के आकार के अनुसार अध्यापक, शिक्षण सहायक उपकरणों का प्रयोग,
व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान, प्रतिपुष्टि, निर्देशन तथा अवधारणात्मक विकास आदि। इस तरह शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में विकल्प ए, डी, ई व्यवहार संबंधी विशेषताएं हैं। ठीक है, अगला है विद्यालय अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है। सामाजिक दक्षता, अभिप्रेरणा, बिल्कुल, बौद्धिकता, सामाजिक कौशल, पारिवारिक मदद, अधिगमकर्ता की विशिष्ट योग्यताएं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा समाज क्या देता है, अभिप्रेरणा देता है, सामाजिक कौशल भी देता है और पारिवारिक मदद भी एक समाज से ही रिलेटेड है। लेकिन अधिगमकर्ता की विशिष्ट योग्यताएं ये स्वयं की होती हैं, बौद्धिकता भी खुद की होती है। ठीक है, विद्यालय को समाज के प्रतिबिंब के रूप में स्थापित होना चाहिए जहां अधिगमकर्ता का सर्वांगीण विकास हो, भावी समाज के प्रति वह निर्माता की भूमिका में हो। अधिगम की सहायक प्रक्रिया के अनुरूप विद्यालय के सामाजिक वातावरण के निर्माण में उनके कारकों का योगदान होता है, जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज की विधियों विविध अभिकरणों की भूमिका देखी जाती है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 सामाजिक दक्षता की भूमिका पर जोर देती है और यह बताती है कि उर्वर और ऊर्जादायी शिक्षा को की जड़ें हमेशा बच्चों की भौतिक और सांस्कृतिक जमीन से जुड़ी होती हैं। उन्हें माता पिता, शिक्षकों व सहपाठियों के साथ पारस्परिक क्रियाओं से पोषण मिलता है। इस लिहाज से देखा जाए तो मोटिवेशन, सामाजिक कौशल और पारिवारिक मदद विद्यालय अधिगम में योगदान देते हैं, जिन्हें सामाजिक दक्षता माना जाता है। अगला है परीक्षा की विश्वसनीयता की आकलन विधियाँ दी गई हैं, जबकि सूची 2 में इनकी व्याख्या दी गई है। क्या है, परीक्षा परीक्षा विधि, वैकल्पिक परीक्षा विधि, अर्थ विच्छेदन विधि, अंतर्निर्धारक विधि। तो इसमें देख लेते हैं परीक्षा पुनर्परीक्षा विधि ये क्या होती है। ये होती है 2 भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए एक ही परीक्षा प्रशासित करना। परीक्षा पुनर्परीक्षा विधि, इसमें क्या होता है, 2 भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए एक ही परीक्षा प्रशासित करना। हाँ, और जैसे हमारा यूजीसी नेट का हो रहा है। ठीक है, वैकल्पिक परीक्षा विधि, नहीं, इसमें यूजीसी नेट का नहीं आएगा, क्योंकि 2 भिन्न सत्रों में नहीं हो रहा है हमारा, एक सत्र में और दो सत्र की जो परीक्षा है वो एक सत्र में ली जा रही है, तो ये कुछ और होगी। वैकल्पिक परीक्षा विधि, इसमें क्या होता है, बी, इसमें क्या होगा, इसमें 2 भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए परीक्षा के 2 प्रारूपों को प्रशासित करना है। अर्थ विच्छेदन विधि, इसमें क्या है, अर्थ विच्छेदन विधि में होता है कि एक सत्र से सहसंबंध के लिए परीक्षा के 2 समतुल्य आधे सत्रों की परीक्षा का संचालन करना होता है। ठीक है, और अंतर निर्धारक विधि, इसमें क्या होता है, स्वतंत्र रूप से परीक्षा के 2 या 2 से अधिक निर्धारक अंक प्राप्त करना है, अंतर निर्धारक विधि। चलिए एक्सप्रेशन पढ़ देते तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। इसमें परीक्षा पुनर्परीक्षा विधि, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, यह विधि विश्वसनीयता से संबंधित है, जिसके अंतर्गत निश्चित समयांतराल पर परीक्षा तथा पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाता है। पुनर्परीक्षा में समान समूह का ही इस विधा में परीक्षण किया जाता है। इस तरह 2 परिणामों के मध्य साम्यता स्थापित की जाती है। 2 परिणामों के मध्य साम्यता स्थापित की जाती है। अच्छा, इसके बाद वैकल्पिक परीक्षा विधि। तो वैकल्पिक परीक्षा विधि, इसमें क्या होता है, इसमें अल्टरनेट फॉर्म मेथड, इसे समानांतर विधि के नाम से भी जाना जाता है। वैकल्पिक परीक्षा विधि को, इस विधि का उपयोग सभी प्रकार के मापक उपकरणों की विश्वसनीयता का अनुमान लगाने के लिए शिक्षा विस्तार विकास अनुसंधान में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसके अंतर्गत 2 भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए परीक्षा के 2 प्रारूपों को प्रशासित किया जाता है। अगला है अर्थ विच्छेदन विधि।
स्प्लिट हाफ मेथड, इस विधि में एक बार एक ही परीक्षा दी जाती है। इससे एक ग्रेड प्रत्येक आधे भाग को अलग से सौंपा गया है और प्रत्येक आधे भाग से ग्रेड की तुलना की जाती है। अंतर निर्धारक विधि, इसमें क्या होता है, एक यहाँ एक ही परीक्षण एक बार प्रशासित किया जाता है और स्कोर प्रतिक्रियाओं की औसत समानता पर आधारित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित, चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित है? तो हस्तक्षेप आधारित और चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित है। तो ये कौन सा होता है? ये होगा हमारा प्रयोगात्मक शोध। ठीक है, क्या होता है इसमें क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा सुव्यवस्थित और अन्वेषणात्मक क्रिया है जिसका उद्देश्य सुधार और परिवर्तन से संबंधित व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे वर्तमान प्रयासों का अध्ययन करना एवं उनके संरचनात्मक परिवर्तन लाना होता है, तथा एक शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से तथा एक विद्यालय प्रशासक को अपने प्रशासन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया अध्ययन भी इसी श्रेणी में आता है। किस में आता है? प्रयोगात्मक नहीं, सॉरी, क्रियात्मक शोध। हस्तक्षेप आधारित चक्रीय प्रकृति होती है इसमें, क्रियात्मक शोध में, और सुधार केंद्रित होता है। ठीक है, अगला है, किसी शोध परियोजना में उचित प्राचलिक परीक्षा का उपयोग करते हुए शोधकर्ता का निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना होती है? तो कौन सी त्रुटि होती है इसमें अल्फा त्रुटि होती है। ठीक है, क्या है, जब शून्य परिकल्पना स्वीकार किए जाने योग्य हो किंतु वह गलती से अस्वीकार हो जाए। शून्य परिकल्पना स्वीकार किए जाने योग्य हो किंतु वह गलती से अस्वीकार हो जाए, तब प्रथम टाइप 1 त्रुटि मानी जाती है, जिसे अल्फा त्रुटि कहते हैं। अल्फा स्तर के बढ़ने पर 0.05 या 0.01 या 0.001 होने पर टाइप 1 त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि 0.01 का अर्थ है 100 में से एक बार कोई प्रयोग गलत हो जाता है तो उसको, तथा 0.001 का अर्थ है कि गलत होने की संभावना 1000 में से एक से भी कम है। तो 0.01 मतलब देखिए 0.01 तो 100 का माना जाएगा ना परसेंटेज में। इस प्रकार जब शोध परियोजना में उचित प्राचालिक परीक्षा का उपयोग करते हुए शोधार्थी को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, तब अल्फा त्रुटि की संभावना होती है। अगला है, कॉलेज विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी बड़ी परियोजनाओं में अपने मुख्य शोध परिकल्पना के परीक्षण की योजना बनाता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से किन कथनों को संगतपूर्ण माना जा सकता है? मुख्य शोध परिकल्पना में चरों के बीच संबंधों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। शोध परिकल्पना में विभेदक प्रभावों या संबंधों का निष्कर्ष निकालने का उद्देश्य होना चाहिए। निराकरणीय परिकल्पना पहले से ही निर्धारित होनी चाहिए। मुख्य शोध परिकल्पना के परीक्षण हेतु पृथक सहायता उपलब्ध हो और शोध परिकल्पना का निराकरणीय परिकल्पना के परिमाण का निर्धारण कर अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा मुख्य शोध परिकल्पना में चरों के बीच संबंधों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। बिल्कुल, शोध परिकल्पना में विभेदक प्रभावों या संबंधों का निष्कर्ष निकालने का उद्देश्य होना चाहिए और शोध परिकल्पना का पर निराकरणीय परिकल्पना के परिमाण का निर्धारण कर अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। परिकल्पना के परीक्षण की योजना में निम्नलिखित बातों का समावेश होना आवश्यक है। पहला, परिकल्पना धारणात्मक रूप से सुस्पष्ट होनी चाहिए। कोई भी परिकल्पना कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, स्पष्टता तो होनी चाहिए। परिकल्पना को आनुभाविक प्रसंगार्थ होना चाहिए। परिकल्पना का क्षेत्र सीमित, सुस्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। परिकल्पना को महत्वपूर्ण संबंधों की ओर इंगित होना चाहिए। मुख्य शोध परिकल्पना में चरों के बीच संबंधों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, शोध परिकल्पना में विभेदक प्रभावों या संबंधों के
का निष्कर्ष निकालने का उद्देश्य होना चाहिए। शोध परिकल्पना पर निराकरणीय परिकल्पना के परिमाण का निर्धारण कर अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुसंधान कार्य परिकल्पना के निर्माण एवं उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया है। अगला है प्रयुक्त प्रतिचयन तकनीक दी गई है और सुमेलित करना है उसकी व्याख्या से। तो क्या होगा? सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन, ये क्या होता है? ये होता है प्रत्येक यूनिट को चयनित करने के लिए समान और स्वतंत्र अवसर दिया जाता है। यादृच्छिक प्रतिचयन में क्या होता है? समान और स्वतंत्र अवसर, ठीक है। व्यवस्थित प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन में क्या होता है? व्यवस्थित प्रतिचयन में होता है के अंतराल n/n से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग कर यूनिटों को निकाला जाता है, जहां n समिष्ट आकार और n प्रतिदर्श आकार है। विमात्मक प्रतिचयन, विमात्मक प्रतिचयन क्या होता है? विमात्मक प्रतिचयन होता है प्रतिदर्श, क्या होता है? 1 होगा इसका, ये वाला होगा, और a का होगा 2, b का होगा 3, देख सकते हैं आप लोग। कौन सा होगा? बी होगा ना, ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, सी का 1 होगा। कि विमात्मक प्रतिचयन क्या होगा? प्रतिदर्श संरचना आरेखण से पूर्व अभिज्ञापित विभिन्न विशिष्ट लक्षणों के अनुसार यूनिटों को अभिज्ञापित किया जाता है। और स्नोबॉल प्रतिचयन में क्या होगा? प्रथम सदस्य यूनिट द्वितीय यूनिट को अभिज्ञापित करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह अनवरत चलता रहता है, स्नोबॉल, ठीक है। क्या होता है? सामान्य यादृक्ष प्रतिचयन, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श की कहते हैं। इसमें प्रत्येक स्तर में पढ़ने वाली इकाइयों का ढांचा तैयार किया जाता है और उनमें विभिन्न स्तरों के ढांचे में से इकाइयों को यादृच्छिक न्यायदर्श विधि से चुन लेते हैं। व्यवस्थित प्रतिचयन, इसमें क्या होता है? इसे क्रमबद्ध प्रतिदर्श भी कहते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है ना, तो क्रमबद्ध होगा। यह एक ऐसी प्रतिदर्शन परियोजना है जिसमें प्रत्येक यूनिट को चयनित करने के लिए समान और स्वतंत्र अवसर दिया जाता है। सिस्टमैटिक में विमात्मक प्रतिचयन या डायमेंशन सैम्पलिंग में क्या होता है? प्रतिचयन का लक्ष्य एक उद्देश्यपूर्ण नमूना प्रतिविधि की आकृष्टता चुनने के लिए एक ढांचा तैयार किया जाता है। डायमेंशन मतलब हर एक डायमेंशन को देखा जाए कि लेफ्ट राइट अप एंड डाउन से क्या क्या वो रहता है, एक ढांचा टाइप का रहता है जिसमें कोई भी सामान्यीकरण किया जा सकता है। इसमें हिमकंटोक प्रतिदर्शन, इसमें क्या होता है? एक ऐसा असंभाविता प्रतिदर्शन जिसका प्रयोग शोधकर्ता उस परिस्थिति में करता है जब वह व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहता है। अगला है शोध में इंद्रियानुभूक आगमनात्मक प्रतिमान यथार्थ चित्रण के अर्थ प्रदायी आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण पर बल देता है। तर्क क्या है? इस प्रतिमान में शोध का उद्देश्य सामान्यीकरण पर पहुंचना नहीं है बल्कि सजीव यथार्थ की खोज है। तो कौन सा सही होगा इसमें? इसमें दोनों सही है। शोध में क्या होता है? इंद्रिय अनुभव होते हैं। आगमनात्मक प्रतिमान यथार्थ चित्रण के अर्थ प्रतिदायी आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण पर बल देता है। बिल्कुल, इस प्रतिमान में शोध का उद्देश्य सामान्यीकरण पर पहुंचना नहीं है बल्कि सजीव यथार्थ की खोज है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या कर रहा है। ए सही है क्योंकि आगमन पद्धति में अध्ययन कार्य निगमन पद्धति के विपरीत अर्थात विशिष्ट से सामान्य व सूक्ष्म से व्यापक सत्य की प्रतिस्थापना करना होता है। विशिष्ट से सामान्य किसमें? आगमन पद्धति में क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य व सूक्ष्म से व्यापक सत्य की प्रतिस्थापना करना होता है। इस पद्धति में तर्क की बहुत सी विशिष्ट घटनाओं व वास्तविक तथ्यों के निरीक्षण व अध्ययन के आधार पर सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जाता है जो कि आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण पर बल देता है। तर्क आर सत्य है क्योंकि इस पद्धति में निकाले गए निष्कर्ष वास्तविकता के अधिक निकट होते हैं, वास्तविक विशिष्ट घटनाओं के अवलोकन पर आधारित होते हैं। इस पद्धति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की पुनः सत्यता प्रमाणित की जा सकती है। इस तरह तर्क आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। इसके बाद ये प्रतिच्छेद दिया गया है तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, ये आप लोग देख लेना।
अगला है संवेदनशील पूंजीवाद, ये भी इसी से रिलेटेड है, इसी से। हाँ, यहाँ से आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन। कक्षीय संप्रेषण में चयन के भाग की अवधारणा का निर्धारण निम्न से संबंधित प्रतिपल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है, तो किसके आवश्यक प्रयास, क्या होता है, अवधारणा का निर्धारण आवश्यक प्रयास से संबंधित प्रतिफल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है। क्या है, चयन के भाग की अवधारणा के जन्मदाता कौन है, बिल्बर श्राम। फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन किसने बोला है, बिल्बर श्राम सिलेक्शन, जिन्होंने वर्ष 1954 में यह अवधारणा दी थी। यह इस बात पर बल देती है कि एक व्यक्ति जो बड़े पैमाने पर मीडिया का चयन करता है वह पुरस्कार की मात्रा को प्रदर्शित करता है। क्या है, देखिए, कक्षीय संप्रेषण में चयन के भाग की अवधारणा का निर्धारण निम्न में से संबंधित प्रतिफल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है, किसके आवश्यक प्रयास के द्वारा। चयन के भाग की अवधारणा के जन्मदाता कौन है, बिल्बर श्राम है, जिन्होंने वर्ष 1954 में क्या अवधारणा दी कि एक व्यक्ति जो बड़े पैमाने पर मीडिया का चयन या माध्यम बनता है वह पुरस्कार की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यह किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयास के संबंध में चयनित माध्यम से हासिल करने का आवश्यक प्रयास है। अतः कक्षीय संप्रेषण में चयन के भाग की अवधारणा का निर्धारण आवश्यक प्रयास से संबंधित प्रतिफल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है। इसके अन्य क्या थे, आवश्यक समीक्षाएं, आवश्यक समकक्षी दबाव, आवश्यक समयांतर, नहीं सही है ये, इससे चयन के भाग थोड़ी ना आएगा। अगला है लिखित संप्रेषण की प्रभाविता इन पर आधारित है, किस पर आधारित है, लिखित संप्रेषण की बहुत लंबा प्रस्तुतिकरण, नहीं, इससे थोड़ी ना प्रभावित होता है लोग। किससे होता है, पेचीदा वाक्य विन्यास, इससे भी नहीं प्रभावित होते हैं। लिखने के बाद संपादन, बिल्कुल इससे होते हैं। वाक्यों में सूक्ष्मता आ सकता है। अगला है कठिन शब्दों का प्रयोग, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि कठिन शब्दों से हो। और शब्दों का प्रभावी प्रयोग, बिल्कुल, अगर आपके लिखने के बाद संपादन किया है, वाक्यों में आपके सूक्ष्मता है और शब्दों का प्रभावी प्रयोग कर रहे हो, तो वो प्रभावी लिखित संप्रेषण होता है। क्या है, लिखित संप्रेषण किसी विशेष भाषा एवं उसी लिपि या किसी अन्य लिपि में लिखकर किया जाने वाला संप्रेषण है, जिसे जहाँ तुलनात्मक अध्ययन या भंडारण सरल होता है वहीं संचार की शैली व्यापक होती है। इस युक्ति का प्रयोग करते समय मूलतः कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो तो प्रभावी संप्रेषण होता है। क्या क्या, सरल शब्द हो, वाक्यांशों का उपयोग हो, जैसे कहते नहीं है लोकोक्तियों, मुहावरों, इन सब का यूज करना चाहिए वर्डिंग्स का, तो ये प्रभावी बनाता है। छोटे और परिचित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आप इस टाइप के वर्ड यूज कर रहे हो जो किसी को समझ ही नहीं आ रहे हैं। चित्रण और उदाहरण का प्रयोग सबसे इजी होता है कि किसी चीज़ को समझाने के लिए जब किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कोई कहानी बोलो या फिर चित्रण करो, तो ये सबसे अच्छा माध्यम होता है। छोटे बच्चों को चित्रों के माध्यम से पहले नंबर समझाया जाता है ना, कि ये ग्रेप्स होता है, ये मैंगो होता है। अच्छा, अनावश्यक शब्दों से बचना और उपयुक्त शैली संदेश। प्रश्नानुसार लिखित संप्रेषण में प्रभाविता लिखने के बाद संपादन वाक्यों में सूक्ष्मता शब्दों के प्रभावी प्रयोग द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगला है अभिकथन और तर्क। यह अध्यापक की जिम्मेदारी है कि विभिन्न अंतरक्रिया तकनीक की सहायता से विद्यार्थियों को सक्रिय श्रोता बनाए। बिल्कुल, अध्यापक केंद्रित संप्रेषण विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता बना देता है। अध्यापक केंद्रित संप्रेषण विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता बना देता है, ये नहीं है, सही है। अच्छा, हाँ, तो मतलब टीचर्स सेंट्रलाइज ना हो, सेंटर में कौन हो, स्टूडेंट हो। क्या है, अभिकथन ये सही है क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत अधिगम के संदर्भ में अध्यापक विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर विभिन्न युक्तियों द्वारा इस प्रकार शिक्षण करता है कि छात्र अधिगम के प्रति स्वतः स्फूर्त हो जाए। इस विधा में अध्यापक विभिन्न कौशलों का उपभोग करते हुए वर्तमान में संचालित अंतः प्रक्रिया तकनीकों की सहायता से विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाता है, जिससे छात्रों में अवधारणात्मक समझ बढ़ने के साथ उन्हें विषय भी रुचिकर लगने लगते हैं और छात्र इसे आसानी से सीखते हैं। तर्क आर सही है तथा
एक की व्याख्या भी करता है, क्योंकि अध्यापक केंद्रित संप्रेषण विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता बना देता है। जहाँ अध्यापक केंद्र में होता है तथा व्याख्यान के माध्यम से ज़्यादा शिक्षण करता है, साथ ही साथ अध्यापक पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लक्षित होता है। मतलब अगर अध्यापक केंद्र वाला है तो उसमें क्या होगा, उसे टीचर्स को क्या लगा, केवल हमें सिलेबस पूरा कर दें या फिर व्याख्यान में लेक्चर वगैरह इन सबको देते रहें। उसमें उन्हें ये नहीं रहता है कि हमारा जो इनपुट दे रहे हैं वो उसमें जा रहा है या नहीं हो रहा है स्टूडेंट में। इसमें क्या होता है, जिसमें छात्रों में रुचि एवं प्रभावी संप्रेषण का अभाव होता है, अंततः कक्षा नीरस हो जाती है। इस प्रकार कक्षा शिक्षण में छात्र अध्यापक अंतःक्रिया अति आवश्यक है। संप्रेषण के प्रकार और विशेषताएं: अंतःव्यक्तिक संप्रेषण, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, समूह, जन समुदाय। तो इसमें क्या होगा, जन समुदाय क्या होगा, ये होगा अज्ञात श्रोताओं के बीच की बड़ी संख्या होगी। और समूह में क्या होगा, व्यक्तियों के मध्य में होगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, अंतःव्यक्तिक मतलब इंटर खुद का स्वयं का होगा, तो स्वयं में होगा। और अंतर में क्या होगा, किसी लघु संगठन के बीच में आ गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ठीक है, क्या होगा, पढ़ देते हैं। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अंतःव्यक्तिक संप्रेषण, जब व्यक्ति स्वयं से संप्रेषण करता है, इसमें श्रोता और ग्रहणकर्ता दोनों स्वयं व्यक्ति होता है। अंतःव्यक्ति में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होगा, स्वयं ही संप्रेषण करेगा, स्वयं ही ग्रहण करेगा और स्वयं ही सुनेगा। यह मूलतः चिंतन स्तर को प्रतिबिंबित करता है, जैसे व्यक्ति द्वारा सोचना तथा स्वयं उसका उत्तर देना। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये क्या था, ये इंट्रा था और ये था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की मध्य सूचना, विचार तथा भावों को स्थानांतरण होता है तो वहाँ अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण होता है। अगला है समूह। यह तीन लघु संगठन या अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाला संप्रेषण है, जो कि एक साझे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आमने सामने या किसी माध्यम से संचार कर रहे होते हैं। जन समुदाय संप्रेषण, इसमें क्या होता है, जब एक बड़े जन समूह के मध्य संप्रेषण होता है तो वह जन समूह संप्रेषण कहलाते हैं। जैसे नेता द्वारा जनताओं को रेडियो के माध्यम से संबोधन या फिर रैली कर रहे हैं, ये सब इसी में आएगा। अगला है कक्षागत स्थिति में व्यक्तित्व द्वंद्व प्रभावी अंतःक्रिया के लिए बाधक है। कक्षागत स्थिति में व्यक्तित्व द्वंद्व प्रभावी अंतःक्रिया के बाधक है। हाँ, और अव्यक्तिक संप्रेषण कक्षागत परिवेश में प्रायः सर्वोत्तम समाधान माना जाता है। नहीं, इसमें ए सही है लेकिन दो सही नहीं है। क्या होगा इसका, सी होगा इसका। क्या है, अभिकथन एक सही है, क्योंकि कक्षा का सकारात्मक माहौल एक आदर्श स्थिति है जहां शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया होती है। शिक्षक छात्रों के विषय वस्तु हेतु समय तथा पूरे कक्षा के लिए उद्देश्य तय करता है तथा छात्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करते हैं। यदि कक्षागत शिक्षण में व्यक्तित्व द्वंद्व छात्र शिक्षक के मध्य हो तो यह प्रभावी शिक्षण में बाधा उत्पन्न करता है। क्या होता है, कक्षागत शिक्षण में यदि व्यक्तित्व द्वंद्व छात्र शिक्षक के मध्य होता है तो यह प्रभावी शिक्षण में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे असद्भाव बढ़ता है और कक्षा में नकारात्मक स्थिति पैदा होती है। अतः शिक्षक द्वारा अपने व्यक्तिगत विचारधारा को छात्र से द्वंद्व होने पर सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और छात्रों पर भी यह बात लागू होती है। जो टारगेटेड होता है ना, वो नहीं होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए कि हाँ हम क्लास में। कक्षा 2 गलत है, वो कथन 2 गलत है, क्योंकि अवैयक्तिक संचार में संचार प्राप्तकर्ता को व्यक्तियों के रूप में नहीं बल्कि वस्तुओं के रूप में माना जाता है। इसमें अवैयक्तिक भूमिकाओं, स्थिति, कार्य आदि पर जवाब दिया जाता है, तो यह कक्षा के वातावरण में बिल्कुल उपयुक्त नहीं माना जाता है। जहाँ शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध बनते हैं वहीं कक्षा प्रभावी होती है। ये अब मैथ के क्वेश्चन है कुछ, इनको स्किप करते हैं, फिर देखते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हम। हाँ, यहाँ से आ जाते हैं 26 में क्या है, न्याय दर्शन में न्याय वाक्य की क्रमबद्धता है। अच्छा, आप लोग न्याय दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं देख के जाना, क्योंकि पिछले पेपर्स में भी हमने देखा कि न्याय दर्शन शास्त्र से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं।
हर एक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन है न्याय दर्शन से। तो क्या है न्याय दर्शन में, न्याय वाक्य की क्रमबद्धता क्या है? तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रतिज्ञा आता है, फिर आता है हेतु आता है, फिर उदाहरण आता है। मतलब सबसे पहले क्या होगा, प्रतिज्ञा आएगा, ई आएगा, फिर उसके बाद हेतु आएगा, सी आएगा, और फिर उसका उदाहरण आएगा, बी आएगा, फिर आएगा उपनय, और फिर निगमन होता है, सबसे लास्ट में निगमन होता है। तो हाँ, इस टाइप का ऑप्शन नहीं है, इसलिए शायद इसे माना नहीं गया है। ठीक है, बी डी है, हाँ ये हो सकता था, लेकिन बी हो सकता था, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो ओके, हाँ क्या होगा, सबसे पहले प्रतिज्ञा आएगा, फिर हेतु आएगा, फिर उदाहरण, उपनय और निगमन तो सबसे लास्ट में होता ही है। ठीक है, जबकि विकल्प में ऐसा कोई क्रम उपलब्ध नहीं है। न्यायशास्त्र के अनुसार प्रतिज्ञा हेतु दा हेतुदा हरणोपनय निगमनानि निरूप्यन्ते है, इसके तत्व हैं। जिसके प्रतिज्ञा, जिस वाक्य में पदों के साथ संबंध, साध्य के संबंध का ज्ञान हो। हेतु क्या है, जिस वाक्य से हेतु से साध्य की व्याख्या, व्यापकता का ज्ञान हो कि किस हेतु, हम लोग कहते नहीं है किस हेतु। उदाहरण, जिस वाक्य में हेतु की साध्य की व्याप्ति बताई जाए। उपनय, जिस वाक्य से पक्ष में साध्य वाक्य हेतु का संबंध बोधित हो। और निगमन, जिस वाक्य के हेतु का अबाधित्व या अस प्रतिचितत्व बताते हुए हेतु के सामर्थ्य से पक्ष में साध्य के संबंध का उपसंहार किया जाए, उसे निगमन कहा जाता है। थोड़ी इसकी टफ शब्दावली है हिंदी की इसमें। अगला है 27, न्याय दर्शन में बोधगम्य वाक्य की क्रमबद्धता लिखी है। देखिए मैंने कहा था ना कि न्याय दर्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या है बोधगम्य वाक्य की क्रमबद्धता, तो इसमें क्या होगा, एक बार देख लेते हैं, इसमें गलत तो नहीं है। इसको आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य, तो इसमें क्या होगा, ए बी डी सी। ठीक है, बी सही है इसका। तो क्या होगा, सबसे पहले आकांक्षा आएगा, फिर उसके बाद क्या होगी, योग्यता। सबसे पहले आकांक्षा ही तो करते हैं किसी चीज़ के लिए, फिर योग्यता देखते हैं, फिर सन्निधि होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तात्पर्य। ठीक है, देख लेते हैं इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन। शब्द प्रमाण, न्याय दर्शन शास्त्र में बोधगम्य वाक्य का सही क्रम है आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि तथा तात्पर्य। न्यायशास्त्र के अनुसार वाक्य के वास्तविक वाक्य होने के लिए ये 4 शर्तें आवश्यक होना चाहिए। आकांक्षा कि शब्दों की वाक्यात्मक प्रत्याशा है, योग्यता शब्दों का सार्थक शब्दार्थ विन्यास, और सन्निधि क्या है, शब्दों की निकटता। सन्निधि मतलब पास, शब्दों की निकटता, संदर्भ जिसे कहेंगे। तात्पर्य क्या है, शब्दों के शाब्दिक अर्थ के बजाय शुद्धता जो होती है वो है। अगला है तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष निकालना है। तो क्या होगा, ये शेषवत अनुमान होगा, ये पूर्वत्व अनुमान होगा भी नहीं, शेषवत ही होगा। पानी के पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष निकालना क्या होता है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अनुमान दर्शन और तर्कशास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। जो अनुमान लगाया जाता है वो हम लोग कैसे लगाते हैं, एक तो तर्क से लगाते हैं, दूसरा दर्शन, इन दोनों से मिलके बनता है अनुमान। भारतीय न्यायशास्त्र में ज्ञान प्राप्ति के साधनों को प्रमाण कहा जाता है, जहाँ अनुमान भी एक प्रमाण है। न्यायशास्त्र के अनुसार न निश्चिते अर्थे न्यायः प्रवर्तते अपितु संदिग्धे, जिससे निम्नोक्त निष्कर्ष निकलते हैं। शेषवत प्लस अनुमान, एक अवयव को देखने पर भी शेष अनेक अवयवों सहित संपूर्ण वस्तु का ज्ञान होता है। बी क्या है, पूर्ववत अनुमान, तथा सी समन्वयत्थो दस्तता अनुमान। प्रश्नानुसार तालाब में कीचड़ पानी के पूर्व में बारिश का अनुमान संपूर्ण वस्तु का ज्ञान कराता है, अतः यहाँ शेषवत अनुमान होगा। अगला है हेतु द्वारा साध्य के खंडन के कारण निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का हेत्वाभास कहा जाता है।
तो ये विरुद्ध हेत्वाभास होता है। हेतु द्वारा साध्य के खंडन के कारण निष्कर्ष निकालने को, इसमें क्या है, जब हेतु का संबंध साध्य से ना होकर साध्य भाव से होता है कि किस हेतु, ठीक है, तो वहाँ विरुद्ध हेत्वाभास होता है। यह हेतु साध्य को सिद्ध ना करके उसके विरोधी अर्थात साध्य भाव को सिद्ध करता है। जैसे हवा भारी है क्योंकि वह खाली है, यहाँ खाली हेतु है जबकि भारी क्या है, साध्य है, तो ये विरोधाभास हो गया। नीचे 4 प्रतिवृत्तियां दी गई हैं, उनमें से 2 ऐसे संबंधित हैं कि वे सत्य नहीं हो सकते, हालांकि वे गलत हो सकते हैं। इन 2 प्रवृत्तियों में कूट का चयन करिए। ये तो कूट वाला है, अब ये आप लोग कर लेना, ये सब रीजनिंग टाइप में आ जाता है ये सब। हाँ, ये यहाँ से कर लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, IoT संक्षिप्त का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है इसका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। ये तो अब कॉमन हो चुका है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। IoT सामान्य रूप से इंटरनेट का एक नेटवर्क है जो उन उपकरणों या वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जिनमें डेटा के संग्रहण एवं प्रसंस्करण की क्षमता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मुख्य 2 भाग हैं, क्या है, एक तो इंटरनेट है, दूसरा थिंग्स है। इसमें यही आ जाएगा, जैसे ऑटोमेटिक हम लोग हमारे घर में डोर वाला सिस्टम ऑटोमेटिक कर दें जो हमारी आवाज़ से इन सब से खोल दे, तो उसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। यह नेटवर्क या एवं कनेक्टिविटी पर आधारित है जिसके अंतर्गत वस्तुएं एवं उपकरण आते हैं, जैसे वियरेबल डिवाइसेस, स्वचालित वाहन, ये सब आ जाएंगे कि खुद ही करे वो चीज़, बस एक टाइम सेट हो जाता है, या फिर आप टच सेट, कुछ इस टाइप का होगा। मेमोरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को संभालता है, तो कौन सा है, रोम। रोम जो होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को संभालता है। कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन हेतु रोम उत्तरदायी है। रोम का तात्पर्य रीड ओनली मेमोरी से है जो कि जानकारी को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। रोम स्थायी रूप होता है और रैम जो होता है वो अस्थायी होता है, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल ना। रैम एवं रोम कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी हैं। इसे रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर हम क्या कर सकते हैं, स्टोर किए गए प्रोग्राम डेटा को केवल पढ़ सकते हैं, इन पर लिख नहीं सकते हैं। रैम के उदाहरण क्या है, पी रोम, ई प्रोम, एम रोम और फ्लैश रोम। क्या है, अभिकथन क्या है, भारत में मोबाइल प्रयोगकर्ता की संख्या तेजी से बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। मोबाइल की कीमत कम हो रही है, हाँ ये भी सही है कि मोबाइल की कीमत भी कम हो रही है, तो इसीलिए पहुंच बढ़ रही है। पहले 2000 के टाइम बहुत रेयर होता था, गांव में तो बहुत ही, किसी के पास हो गया तो बहुत है, लेकिन अब सभी की पहुंच बढ़ चुकी है इन तक। भारत में मोबाइल उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में यह वृद्धि दर 35% से भी अधिक रही है। अच्छा कथन ए सही है। भारत विश्व में मोबाइल उपयोगकर्ता की संख्या के संदर्भ में चीन के पश्चात सेकंड रैंक पर है। विगत वर्षों में तकनीक के उन्नयन एवं विकास के कारण मोबाइल फ़ोनों की कीमत में गिरावट आई है, जिससे उसके उपयोगकर्ता भी बढ़े हैं, अतः तर्क आर सही है तथा अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑफिस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का विस्तार है, क्या है, डॉक एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑफिस 2007 में क्या होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट में डॉक्स एक्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2007 संस्करण में वर्ड डॉक्यूमेंट हेतु डॉक एक्स फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। यही एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2010, 2013 और 2016 एवं 2019 के संस्करण में भी प्रयोग होता है। इसको हम लोग 2010 या अगर थोड़ा सा और लगे तो आप लोग देख लेना, 2010, 2013
और 2019 के संस्करण में भी प्रयोग होता है। ठीक है, .png का अर्थ क्या होता है? इसमें देखो .png लिखा है, ये होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। इसका प्रयोग ग्राफिक्स फाइल के संग्रहण हेतु किया जाता है। और .doc क्या होता है? एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 में इससे पुराने संस्करण हेतु प्रयोग होता था। .gpg ये तो फोटोग्राफिक वाला है। हाँ, दशमलव संख्या 9 हेतु डेसिमल 9 हेतु द्विचर संख्या क्या है? तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें कि कभी भी किसी भी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो डेसिमल क्या, किसी भी हेक्साडेसिमल किसी को भी कन्वर्ट करना हो तो हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और फिर बॉटम टू अप इसको क्या अलग करते हैं, हम लोग लिख देते हैं बॉटम टू अप इस टाइप में। ठीक है, और यही हमारा नंबर होता है बाइनरी। ओजोन परत के क्षरण का कारण है, क्या है? वाष्पील क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, थर्मल पावर प्लांटों से उत्सर्जन, अर्बन वेस्ट का दहन और नाइट्रोजन समाविष्ट उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली होगा वो क्या होगा? वाष्पील क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन भी होगा। हाइड्रोकार्बन इससे रिलेटेड होती है ओजोन परत से के क्षरण से। थर्मल पावर प्लांटों से उत्सर्जन भी है और नाइट्रोजन समाविष्ट उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग भी है। अर्बन वेस्ट दहन का नहीं है इसमें। क्या होता है? ओजोन परत का क्षय का कारण ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का धीरे धीरे पतला होना होता है। 220 डॉप्सन से कम होता जाता है ना, तो इसको क्षरण मानने लगते हैं। जो प्राकृतिक एवं मानवीय गतिविधियों से ब्रोमीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन युक्त रासायनिक यौगिकों के उत्सर्जन से होता है। किससे? ब्रोमीन से, नाइट्रोजन से और क्लोरीन से। ये क्योंकि सक्रिय हैं, सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी ओजोन से क्रिया करके और उसके बाद उसको तोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? क्षरण होना शुरू हो जाता है। ओजोन छिद्र के मुख्य कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्लोरोकार्बन है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के प्रयोग से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। नाइट्रिक ऑक्सीजन ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्प्रेरक का काम करता है। ओजोन परत के क्षरण को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कब लाया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताइए। ये लाया गया था 1987 में। ठीक है, ये इसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाना था? तो शिशु मृत्यु दर होगा। पर्यावरणीय समर्थनीयता बिल्कुल है। मानव अधिकार नहीं है। प्राथमिक शिक्षा है, बिल्कुल है। ये 4 में है ना शिक्षा, हाँ SDS 4 में है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2000 के सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में 2015 तक के लिए 8 लक्ष्य निर्धारित किए थे। अच्छा, ये जो 8 लक्ष्य निर्धारित किए थे ये सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के हैं, जिन्हें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य माना जाता है। ये 8 लक्ष्य क्या कहते हैं? भुखमरी और गरीबी को खत्म करना है। क्या क्या है? भुखमरी और गरीबी को खत्म करना है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य है। लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण है। शिशु मृत्यु दर को घटाना है। मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ाना है। HIV एड्स है और मलेरिया आदि रोगों का उन्मूलन करना है और पर्यावरण सततता सुनिश्चित करना है। और लास्ट है विकास हेतु वैश्विक साझेदारी विकसित करना है। मानवाधिकार का विषय इन लक्ष्यों में शामिल नहीं है। और फिर यही आगे जाके जो 2015 में नए लक्ष्य लाए गए थे 17 लक्ष्य, वो इसी का मॉडिफाई रूप हो जाता है। क्या है? वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के, अगला है क्वेश्चन, वर्तमान में CO2 उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में योगदान देने वाले देशों के अवरोही क्रम की सही श्रृंखला की पहचान करिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका होगा है। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा? उसका आ जाएगा जापान है। जापान के बाद चीन है, फिर इंडिया है। ये है कि जो विकसित देश हैं वो ज़्यादा है। USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, जापान, जर्मनी, चाइना। तो भारत का इस सूची में कौन सा स्थान है? CO2 में 13th है। अतः उत्सर्जन की दृष्टि से का सही क्रम क्या होगा? USA, जापान, चीन और फिर भारत। यद्यपि कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की दृष्टि से अगर कुल माना जाए तो उसमें चीन होगा फर्स्ट में।
ये प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, प्रति व्यक्ति और कुल में, कि क्वेश्चन में अगर पता चले आप प्रति व्यक्ति पूछा गया है, आप कुल का ऑप्शन लगा है, तो ये ध्यान रखना कि कुल CO2 में चीन ही सबसे पहले पे है, फिर USA और फिर इंडिया हमारा इसमें 3rd रैंक पे आ जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल CO2 उत्सर्जन को नियंत्रित करने से संबंधित है, जो कि 1997 में लाया गया था। DO+5 कहते हैं।